नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपको मालूम होगा कि बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज की सीटें फिलहाल रिक्त हो चुकी हैं, क्योंकि वहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं और इसलिए उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में आज लोजपा कार्यालय में पशुपति कुमार पारस ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने एनडीए से ये डिमांड की है कि तरारी विधानसभा की सीट उन्हें दी जाए, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को। और पहले इस सीट से विधायक रह चुके सुनील पांडे को वहां से वो कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं मिला पारस को और अब वो उपचुनाव में उम्मीद लगाए हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मान सम्मान देगा उसके साथ 2025 में वो गठबंधन करेंगे। अब पशुपति कुमार पारस ने जिस तरीके से एनडीए को चेतावनी भरे लहजे में आज जवाब दिया है, डिमांड किया है, उसके बाद कयास कई लगाए जा रहे हैं। क्या एनडीए के अंदर कुछ चल रहा है? क्या चिराग पासवान को लेकर फिर कुछ बड़ा होने वाला है? पशुपति कुमार पारस को लेकर बंगले की लड़ाई पहले से चल रही थी, अब क्या होगा? उसके अलावा पप्पू यादव हैं और राजद है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो पशुपति कुमार पारस को लेकर ही, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 243 विधानसभा की सीटों पर तैयारी है, मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। माने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये तो बड़ा भेग शब्द है। अच्छा। इसका कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आता है कि मान सम्मान तो उनका लोकसभा चुनाव में ही सब समाप्त हो गया, नेस्ता नाबूद हो गया। अब उनके पास ना मान बचा है, ना सम्मान बचा है, और ना माल बचा है, ना नेता बचे हैं। सब तो चले गए ये चिराग पासवान के साथ। तो इसलिए अब वो मतलब एक तरह से कहिए कि अपनी पहचान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अंतिम लड़ाई है ये। अगर इस बार एनडीए ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर ये मान के चलिए कि राजनीति से सदा सदा के लिए वो अस्त हो जाएंगे। उनका सितारा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, फिर वो कोई जगह नहीं बचेगी। वो तो कह रहे हैं कि अगर एनडीए ने मान सम्मान नहीं दिया तो हम दूसरे दलों के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। ये बात तो वो उस समय भी लोकसभा में भी कह रहे थे, खूंटा ठोक रहे थे कि हम लड़ेंगे तो हाजीपुर से जरूर लड़ेंगे, किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं सीट, चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे ही। और अंत में छोड़ना पड़ा सीट उनको। तो उनको उम्मीद थी कि चुनाव के बाद शायद हमारे इस त्याग का, हमारे इस कुर्बानी का कुछ मान रखेगी एनडीए और कहीं कुछ एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। मगर अभी तो राज्यपालों का भी 10 राज्यपालों का रिसफल किया गया, कुछ नए लोगों की नियुक्ति हुई, मगर उसमें भी इनका नाम नहीं आया कहीं। राज्यसभा में भी नहीं आया। भीम सिंह और कुशवाहा जी और कौन कौन लोग चले गए राज्यसभा, नाम का चर्चा। हाँ, मगर इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं बची। विधान परिषद में भी इनको कोई जगह नहीं मिली। तो इसलिए अब एनडीए ने, हमको जो लगता है कि एनडीए ने अपनी ओर से उनके लिए दरवाज़ा अपना बंद कर दिया है। अब ये एक तरफा मोहब्बत वो दिखलाते रहें कि हमको प्यार है, ये उसका इजहार करते रहें, मगर अब वो दरवाज़ा हमको नहीं लगता है कि खुलने वाला है। उसके लिए अगर ये अपना जनबल प्रदर्शित करते हैं, अपनी ताकत दिखलाते हैं, तरारी सीट उनको न भी मिले तब भी वहाँ उम्मीदवार खड़ा करके एनडीए को हरा सकें वो, तब उनकी पूछ कुछ बढ़ेगी। मगर क्या उनकी वो हैसियत आज बची है? अगर वो बची रहती हैसियत तो जो 4 सांसद उनके साथ आए थे पार्टी के विभाजन के समय, वो उनको छोड़ करके नहीं जाते। और जिस तरह से एनडीए ने यूज एंड थ्रो किया, पहले यूज किया फिर थ्रो कर दिया, तो अब वो थ्रो बॉल की तरह एक कोने में पड़े हुए हैं।
और वो थ्रो बॉल किसी काम का नहीं होता है। ये सुनील पांडे का नाम उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया कि हमारे पार्टी के नेता हैं, पिछले बार चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट लाए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। एनडीए से डिमांड की है, जब जेपी नड्डा से डिमांड की है कि तरारी की सीट तो उनको ही मिलनी चाहिए। बीजेपी 2020 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी, क्या त्याग करेगी बीजेपी? उसके लिए देखिए, सुनील पांडे अपने स्तर से भी फील्डिंग कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे, बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब माने कि वो तरारी सीट उनको वहाँ से एनडीए उनके लिए नाम पर सहमत हो जाए। चिराग की पार्टी में तो चिराग भी उस पर हो सकता है कि चूंकि वो सीट चिराग की है नहीं, वो तो बीजेपी की सीट है, तरारी सीट बीजेपी लड़ती रही है, तो बीजेपी दे भी सकती है वो सुनील पांडे के नाम पर। मगर पशुपति पारस के नाम पर वो सीट मिले, ये हमको नहीं लगता है। वो सुनील पांडे चूँकि वहाँ से वोट लाया है, ताकत उन्होंने दिखाई है, तो जिताऊं कैंडिडेट के रूप में उनको देखा जा सकता है, तो वो मिल सकती है। मगर कड़ा मुकाबला होगा वहाँ माले से। वो सिटिंग सीट रही है माले की, और माले ने अभी आरा लोकसभा जीता है, तो उसके कार्यकर्ताओं का हौसला एकदम बुलंद है, और वहाँ कोई टिकेगा उस हौसले के सामने, वो कठिन लगता है। और रविरंजन जी को भी इसमें जोड़ेंगे। पशुपति पारस का जो ये आज का डिमांड था, उसे केवल मांग तक ही माना जाए या चुनौती और धमकी तक देखा जाए? नहीं, ये कोई इसको चुनौती और धमकी लेगा ही नहीं। पशुपति पारस, हाँ, क्यों लेगा? पशुपति पारस के पास क्या है? वो तो है उनके पास। हाँ, एक पार्षद हैं, मैंने वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुझे हुए से, थके हुए से वो दिखाई दिए हैं कई दिनों के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार। उनकी जो अपनी जिस दिन उनको अपनी ताकत दिखानी थी, हाजीपुर में जो कार्यक्रम रखा था, उसमें 500 से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो उनके पास तो लोग ही नहीं हैं, तो किसको? अच्छा, सुनील पांडे खुद चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है, उनको चाहिए कोई पार्टी का सिंबल मिल जाए। इनके पास एक सिंबल है, ये चाह रहे हैं कि बेच के कुछ पैसा भी पार्टी के लिए हो जाए। तो पशुपति पारस के पास अब कुछ बचा नहीं है। वहाँ पर तो भाकपा माले का जनाधार है, और दूसरा है वहाँ अगड़ी जाति के वोटर्स हैं, भूमिहार मतदाताओं से लड़ाई है। भूमिहार मतदाताओं में पिछली बार कौशल विद्यार्थी लड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, सुनील पांडे खड़े हो गए, तो कौशल विद्यार्थी को लोगों ने दरकिनार कर दिया। मैंने 13,000 कुछ वोट आया था उनको। तो सुनील पांडे या उनकी पत्नी, या तो वो खुद ही लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी वहाँ से। अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे? वो नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं। नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो टिकट, वो सीट जो है उनको मिल जाए। सुनील पांडे जदयू से वहाँ विधायक रह चुके हैं पहले, समता पार्टी के समय से वो लड़ते आ रहे हैं वहाँ पर। 2005 लड़े, 10 लड़े, 15 में उनकी वो पत्नी हार गई। तो देखिए, तरारी का किसी भी कीमत पर, मैंने हमको नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि पशुपति पारस का कोई दावा बनता है और वहाँ से वो उनको टिकट मिलेगा। सुनील पांडे को टिकट मिलेगा। अब सुनील पांडे को देखना है कि वो किस पार्टी से वो जाते हैं। पशुपति पारस का तो कोई जनाधार नहीं बचा, और उनके पास ऐसा चिराग पासवान ने 7 टिकट मिला और 7 सीट मिला, ये 5 सीट मिला और 5 जीत के दिखाया। तो उनके पास गट्स है, उनके पास जनाधार है, वो कह सकते हैं कि ये सीट हमको दिया जाए। ये क्या कहेंगे कि हमको दिया जाए? ये ऐसे ही कह रहे हैं कि हमको लोकसभा में आपने कुछ नहीं दिया, तो अब मान सम्मान बचाइए तरारी भाई। तो जब देना था तो उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा कर दी कि राज्यसभा उनको भेजेंगे। अब देखिए, कल ही तो राज्यपाल कई बनाए गए, तो उसमें भी इनका नाम नहीं है। आजकल तो एक और पासवान समाज में काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया है, चौकीदार और दफदार का मुद्दा। इसके जरिए भी राजनीतिक रोटी सेकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उसमें तो पहले से लगे हुए हैं चिराग पासवान। उन्होंने मांग भी की है कि नियुक्तियां की जाएं जो खाली पद हैं, और उनको सुविधाएं उनकी बढ़ाई जाएं। उन्होंने पहले मांग कर दी है, उसमें भी ये पिछड़ गए हैं। तो इसलिए अब कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखती है उनकी। अच्छा, ये अगर ये तरारी की सीट पशुपति पारस को मिल जाती है उनके पार्टी के सिंबल पर, अगर सुनील पांडे चुनाव लड़ जाते हैं, तो चिराग पासवान के लिए एक जोर का धक्का एनडीए में होगा, क्योंकि वो तो चाहते थे कि चाचा को अब बाहर ही कर दिया जाए, और फिर अगर एनडीए मान सम्मान दे दे, एक सीट दे दे लड़ने को, तो चिराग के सामने एक चुनौती तो बढ़ जाएगी। हाँ, जरूर। वो अगर मिल जाता है
पारस जी को की पार्टी को वो सीट मिल जाती है, तरारी की सीट, तो ये झटका होगा और वो सतर्क हो जाएंगे। चिराग पासवान टिकट ना मिले, बिल्कुल चाहेंगे वो तो चाहेंगे कि चाचा का चैप्टर क्लोज हो जाए, मगर चैप्टर क्लोज होता है कि नहीं होता है ये एनडीए के रुख पर निर्भर है, और एनडीए में भी भाजपा के रुख पर निर्भर है। नीतीश कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसमें, और इसीलिए वो नीतीश कुमार से मिले सुनील पांडे। तो ये भी हो सकता है कि सुनील पांडे जदयू के टिकट से लड़ जाएं, भाजपा से वो सीट ले ले जदयू और वहाँ से अपने उम्मीदवार को लड़ा दे, उनको अपना टिकट दे करके। मगर ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार से उनका रिश्ता रहा है अच्छा, पशुपति पारस का, उनकी सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, और उन्हीं के कहने पर वो पार्टी अलग उन्होंने बनाई भी थी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार भी पैरवी करें भाजपा से कि भाई वो सीट उनको मिलनी चाहिए। इसमें चिराग के साथ जो अदावत है वो शुरू हो जाएगी। ये तो साल क्या 8-9 महीने का मामला है, फिर तो चुनाव, आम चुनाव होना है विधानसभा का 25 में, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा किसी भी पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक सीट ये दे देगा तो ये ज़रूर है कि फिर अगले चुनाव में उसकी दावेदारी बन जाएगी वहाँ कि भाई ये हमारी सिटिंग सीट है, यहाँ चाहिए। तो ये एक सीट हो सकता है कि मिल भी जाए उनको, अगर वो बहुत लॉबिंग करें और सब लोगों को मना लें। चिराग, ये पशुपति पारस, सुनील पांडे दोनों मिल के प्रयास कर रहे हैं। चिराग सुनील पांडे जाके बात करेंगे, चिराग पासवान से अगर पशुपति पारस बात करेंगे तब तो एकदम तय है कि बात नहीं बनेगी, मगर सुनील पांडे जा कर के बात करें, मिले अगर, तब बात बन सकती है, तब वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ये लगता है, क्योंकि उनके भाई भी इधर हैं, चिराग के साथ हैं। हाँ, तो ये सब मिल मिला करके एक पारिवारिक माहौल में वो काम हो सकता है। कितनी बड़ी चुनौती चिराग के सामने पशुपति पारस बनेंगे अगर तरारी की सीट की जो लड़ाई है वो बढ़ गई तो? देखिए, चिराग पासवान को एक छोटा झटका इसको कह सकते हैं, माने वो एनडीए में उन्होंने अपनी अच्छी जगह बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रिश्ते अच्छे हैं, वो ये चाहते हैं कि पशुपति पारस का चैप्टर क्लोज हो। अगर पशुपति का वो चैप्टर खुल जाता है तो चिराग पासवान के लिए एक झटका इसको माना जाएगा कि उनको एनडीए ने कोई चैलेंज दिया। लेकिन हमको नहीं लगता है कि पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से वो सीट ऑफर, वो भारतीय जनता पार्टी का सीट है, कौशल विद्यार्थी वहाँ से लड़े हैं और कौशल विद्यार्थी भी तैयारी में हैं, वहाँ से कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी और लड़ाई तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी में होगी कि किसको वो सीट मिले। सुनील पांडे जदयू के पुराने रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच है, पशुपति पारस के बीच है नहीं। पशुपति पारस ये अब गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमको दिया जाए, उस समय आप कहे थे कुछ नहीं दिए, हम रोड पर आ गए। तो अब देखिए उनको मिल जाए तो। कार्यालय की भी लड़ाई अभी जारी है। हाँ, वो तो पशुपति पारस ने खुद ही कहा है कि वो कोर्ट में मामला है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट उसमें क्या करता है। नीतीश कुमार ने एक नियमों में थोड़ा फेरबदल करके एक जगह बना ली है कि चिराग पासवान को कहीं पर अगर कुछ उनको चेक करना हो तो ये कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने नियमावली में केवल कि वो जो रिन्यूअल का नियमावली थी जिसको ख़त्म करके और चिराग पासवान को दिया जा रहा था उसमें फेरबदल कर दिया है। तो अब उस नियमावली के आधार पर हाईकोर्ट में क्या फैसला होता है ये नियमावली बाद में बनाई गई, लेकिन उसके पहले नोटिस दिया गया कि आप बंगला खाली करिए, और चिराग पासवान को वो बंगला अलॉट कर दिया गया है, और फिर नियमावली में संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है। तो असर किस पर पड़ेगा? देखिए, इसमें नीतीश कुमार ये जरूर है कि चिराग पासवान के साथ रिश्ते अभी थोड़े से अच्छे हो गए हैं, मगर नीतीश कुमार भीतर भीतर ये जरूर चाहेंगे कि पशुपति पारस भी जीवित रहें, यानी राजनीति में उनकी हैसियत एक बनी रहे, ताकि जब चिराग पासवान ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ें तो उनको नीचे से थोड़ा सा खींचा जा सके, पाँव उनका खींचा जा सके, और उसके लिए उनके चाचा को मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो ये खेल कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार इसमें माहिर भी हैं, इधर से लड़ाओ, उधर तोड़ो, इधर जोड़ो, इसको निकालो, उसको लाओ, ये सब करते रहते हैं वो। तो ये ज़रूर वो कर सकते हैं कि जो सुनील पांडे मिलने गए थे तो नीतीश कुमार सपोर्ट में आ सकते हैं कि ये सीट उनको मिल जाए, इससे उनके चाचा भी खुश रहेंगे और वो नीतीश कुमार के ऑब्लाइज भी हो जाएंगे कि उनके प्रयास से सीट मिल जाए। तरारी पर चुनाव की तैयारी में लग गई है,
उनके कैंडिडेट घूमना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ एनडीए में अभी तो यही लड़ाई चल रही है कि लड़ेगा कौन। लड़ेगा कौन वो तो फैसला हो जाएगा, एक बार सभी पार्टियों के नेता बैठेंगे तो उसी समय फैसला हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, एक सीट का मामला है, वो भी उपचुनाव है 9 महीना के लिए। तुरंत एनडीए रुपौली हारा है। हाँ, तो इसलिए वो उसमें विवाद नहीं होगा, क्योंकि भाजपा वहाँ से लड़ती रही है मगर जीती कहाँ है, वहाँ जीतती तो नहीं है, वो तो माले जीतता रहा है वहाँ। तो हाँ, तो भाजपा भी चाहेगी कि उसके बदले दूसरा सीट हम ले लें, वो दे दें इनको कि लीजिए, और उसके बदले कोई दूसरे जो अच्छी सीट हो जहाँ उसकी ताकत ज़्यादा हो वो सीट वो बदले में ले ले। तो अदला बदली में भाजपा वो सीट छोड़ सकती है, और छोड़ सकती है तो फिर नीतीश कुमार के समर्थन से चाचा जी के कैंडिडेट जो हैं सुनील पांडे वो वहाँ ये हो सकते हैं। बीजेपी पर सब कुछ निर्भर हाँ है। हाँ, ये सीट किसके खाते में जाएगा, कौन लड़ेगा। लेकिन बीते दिनों पप्पू यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में एक नया विकल्प बन सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव का जो प्यार है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय भले ही सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में भी कांग्रेस के समर्थन में दिखाई देते हैं, कांग्रेस के उभार की बात करते हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से जरा भी हिचकते नहीं हैं। तो पप्पू यादव का जो ये बयान है कि कांग्रेस विकल्प बन सकती है, क्या माना जाए कि तेजस्वी पर सीधा काउंटर है? बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव को चैलेंज करने वाली बात है, और पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। निर्दलीय चुनाव जो जीत गए हैं उनके बाद उनकी महत्वाकांक्षा माने चरम पर पहुंच गई है। अब वो इस फिराक में है कि कांग्रेस अगर कोई पार्टी यानी विकल्प के तौर पर बिहार में उभर कर सामने आएगी तो वो कांग्रेस के नेता अपने आप को कह रहे हैं, कांग्रेस तो नहीं मान रही है कि हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस में, और विलय करने के बाद कांग्रेस को दरकिनार करके निर्दलीय लड़ गए। तो कांग्रेस उनके इस उलटफेर को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। राहुल गांधी या पूरी पार्टी कांग्रेस नहीं कभी भी ये कोशिश नहीं कर सकती है कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, ये पप्पू यादव ने इस चिंगारी में थोड़ी हवा भर दी है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि आप जान छोड़िए उनसे, माने लालू यादव से, राजद से। हाँ, कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़े और अपनी ताकत बनाए, क्योंकि पुराने समय में तो कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार था, तो वो जनाधार फिर से पाने के लिए कांग्रेस के भीतर की बेचैनी है। लेकिन अखिलेश यादव जब तक अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह क्षमा करें, अखिलेश सिंह जब तक अध्यक्ष हैं ये होने वाला नहीं है। दूसरा, लालू यादव कांग्रेस को ऐसे ही जाने देंगे, अपने हाथ से निकलने देंगे, वो भी संभव नहीं है। कांग्रेस भी उससे नहीं निकलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को जो एक बैसाखी की ज़रूरत है बिहार में वो आरजेडी ही है। लेकिन पप्पू यादव ये चैलेंज करके दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और कांग्रेस अगर खड़ा हो जाती है तो उनकी ये महत्वाकांक्षा इसको थोड़ा सा मिल जाएगा। पप्पू यादव मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब उनकी आकांक्षाएं हैं, हर किसी की होती हैं, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से लेकर वो बिहार में मुखर हैं, क्या लीड करना चाहते हैं, जो नया विकल्प की बात कर रहे हैं, क्या तेजस्वी के खिलाफ उस विकल्प को देखना चाहिए? देखिए, पप्पू यादव और कांग्रेस का रिश्ता क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो एक तरफा मोहब्बत का मामला है। कांग्रेस में शामिल जरूर हुए मगर कांग्रेस ने उनको अपनाया नहीं। वहाँ जरूर फूलमाला पहना दिया गया स्टेज पर, मगर उसके बाद तो कांग्रेस ने कभी उनसे रिश्ता रखा नहीं। वो लड़े वहाँ चुनाव तो कांग्रेस ने कह दिया कि इनका विलय ही नहीं हुआ है हमारे पार्टी में, वो तो नकार गए साफ एकदम। तो अब चूंकि उनकी लड़ाई बिहार में, पहले तो वो चाह रहे थे कि मधुर संबंध बना लें, साथ लें लालू यादव तेजस्वी यादव को, मगर उसमें वो विफल हो गए। कांग्रेस ने भी उनसे किनारा कर लिया, तो अब वो मुख्य निशाने पर लिए हुए हैं लालू परिवार को, और लालू परिवार को डैमेज करने के लिए वो कांग्रेस में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा जगाया जाए, झकझोरा जाए, ताकि वो बिहार में उनसे पीछा छुड़ाए, उनसे दोस्ती तोड़ दे लालू यादव से। मगर ये संभव नहीं है, ये वो ख्याली पुलाव है उनका, वो मन में ऐसा अगर सोचें तो ये ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो पप्पू यादव अपने प्रयास में लगे हुए हैं, अपने प्रयास में वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं,
मगर उसमें कांग्रेस लालू यादव से रिश्ता तोड़ देगी, ये संभव नहीं। कांग्रेस के लिए बिहार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस के लिए दिल्ली की गद्दी महत्वपूर्ण है ज़्यादा, और दिल्ली की गद्दी पाने में लालू प्रसाद या राजद जो है वो ज़्यादा मददगार है बनिस्बत पप्पू यादव के। तो इसलिए सीधा है गणित दिल्ली इसमें। की गद्दी अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सांसद आपको जीतने होंगे। तो लालू प्रसाद जिताएंगे? कहाँ जिता पा रहे हैं, वो तो खुद नहीं जीत पाते तो हैं ज्यादा। लालू प्रसाद अगर साथ ना रहें तो कांग्रेस 0 पर आउट हो। अच्छा, तब जो अभी जीत के आए हैं 2 या 3 सांसद उसके 3 लोग, तो उसमें लालू प्रसाद की वजह से जीते हैं, उनके समर्थन से जीते हैं। जो लालू के सांसद जीत के गए वो भी तो कांग्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये अटूट गठबंधन है। 2009 में इसी तरह से हुआ था, उस समय भी ठीक यही सीन था जो अब पिछले लोकसभा में, अभी जो लोकसभा ख़त्म हुआ चुनाव उसमें हुआ था। लालू यादव ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया, भेज दिया, वो नॉमिनेशन कर लिए और सीट का बंटवारा ही नहीं कर रहे हैं। अंत में उन्होंने 3 या 4 सीट कांग्रेस को दिया, कहा कि ये सीट आपकी ले लीजिए, कोई बातचीत किए बगैर। तो सोनिया गांधी बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और अपने उम्मीदवार कई सीटों पर खड़े कर दिया और खूब खिलाफ में प्रचार किया कांग्रेस ने बिहार में घूम घूम के। सोनिया गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कांग्रेस अपने बलबूते बिहार में आगे बढ़ेगी और हम जीत के दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए। मगर फिर ढाक के 3 पात, फिर लालू शरणम गच्छामी। लेकिन क्या पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को लेकर बिहार में मुखर होकर बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस को वो लीड करना चाहते हैं? आपको लगता है कि पप्पू यादव कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर सकते हैं? माने कांग्रेस में अब और कोई नेता नहीं बचे हैं क्या कि वो पप्पू यादव को अपना नेता मानेगी? जिस दिन पप्पू यादव को नेता वो मान लेगी तो उसी दिन पार्टी टूट जाएगी, विभाजन हो जाएगा। पप्पू यादव को वहाँ कौन मानेगा नेता कांग्रेस में? तो पार्टी खुद को बचाएगी कि पप्पू यादव को प्रमोट करेगी? पप्पू यादव बस वही बात है जो आप कह रहे हैं कि एक तरफा मोहब्बत में लगे। एक तरफा मोहब्बत है, बस कुछ होने जाना नहीं। अब चलिए एक और सवाल ले लेते हैं राजद को लेकर, क्योंकि राजद ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव 15 अगस्त से पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जनता के बीच में रहना चाहते हैं। लेकिन राजद ने लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट किन सीटों पर क्यों हारे, कैसे हारे, कहां गड़बड़ हुई, भीतरगात कैसे हुई, उसको लेकर जो प्रमंडल के उनके अध्यक्ष हैं उनसे जवाब मांगा है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या राजद विधानसभा को लेकर अभी से सतर्क होना चाहती है? विधानसभा के लिए ही सतर्क है वो, और इस बार तो आरजेडी के लिए ये जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, इसकी बेचैनी पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जगदानंद सिंह अध्यक्ष के पद से पत्र लिखते हैं कि कोई प्रशांत किशोर के साथ मत जाइए, और यही कारण है कि एक नए वोट समीकरण को बनाने की कोशिश लोकसभा में उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि उनको अभय कुशवाहा को नेता बनाया। अब देखिए दूसरी चाल चल दी अब भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू यादव के सामने फिर एक चैलेंज दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सवाल है कि बिहार में अपनी ताकत अगर मजबूत करनी है तो आरजेडी को कमज़ोर करना पड़ेगा, और आरजेडी के कमज़ोर वोट बैंक में सेंध लगानी पड़ेगी। तो ये आरजेडी जो अभी वो कर रही है कर्मकांड, पार्टी के भीतर जो कुछ भी कर रही है, उसकी बेचैनी सीधे सीधे 2025 के चुनाव का है। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को वो करना चाहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को और प्रशांत किशोर को 3 फोरम पर उसको लड़ना है, तब जाके एक ओवैसी भी है, मैंने 4 फोरम पर उसको लड़ना है, तब जाके उनको। तो इसीलिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को ठेल ठाल के मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी अपने साथ लेके आगे बढ़े और उनके भी सांसद जीते। तो तेजस्वी यादव तो अपना 10 जिता ले गए, 9 कुछ जीता गठबंधन का, तो उनके सामने एक अवसर है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पुख्ता इंतजाम चाहते हैं कि पूरी तरह से ये आश्वस्त हो जाए कि इस बार उनका बेटा सीएम बन जाए, इसी की तैयारी में हो। कैसे देख रहे हैं राजद की तैयारी को?
और राजद देखिए कई बार ऐसी घोषणाएं हुई हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, ये होगा वो होगा, मगर होता जाता कुछ नहीं। इस बार भी घोषणाएं बहुत हुई, मगर चुनाव समाप्त हुए हो गए, 1 महीना से ऊपर हो गए, मीटिंग हुई, मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ? कार्रवाई किस पर हुई? नोटिस कितने लोगों को मिला? कुछ नहीं। कम से कम नोटिस तो एक जा सकता था, जिन पर शक था या जिनके खिलाफ प्रत्याशियों ने कंप्लेन किया था, पार्टी अध्यक्ष ने कंप्लेन किया होगा, उनको नोटिस तो दिया ही जा सकता था, मगर नोटिस तक नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है, एक धमकाने की कार्रवाई है कि अभी तो किया सो किया, अब अगले विधानसभा में आप कुछ गड़बड़ मत कीजिए, नहीं तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सिर्फ धमकाने के लिए जो विक्षुब्ध खेमा है या जो नाराज है नेतृत्व से, उनको साइज में लाने के लिए ये सब दिखावा एक किया जा रहा है, ताकि वो डर के सटक सीताराम हो जाएं और जो पार्टी का निर्देश हो उसको फॉलो करें। इसीलिए निकाला जाएगा। हमको नहीं लगता है किसी को निकाला जाएगा। पार्टी निकालती है उसके पहले ही उसके जो प्रिय विधान पार्षद थे उनको, उनकी सदस्यता ही समाप्त हो गई विधान परिषद से, पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो जब आप विधान परिषद से सदस्यता समाप्त होने पर अपने आदमी को नहीं बचा पाए, तो अब कार्यकर्ताओं पर आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? वो आपका छोड़ के उधर चला जाएगा, उस पार्टी में चला जाएगा। बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए अभी संकट की घड़ी में हमको नहीं लगता है कि कोई कठोर कदम उठाने वाली है पार्टी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। पशुपति पारस एक बार फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश में लगे हैं और उनका निशाना तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। अब इसमें वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान कितना उनके राह के रोड़े बनेंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।